और अब देखिए एक पूरे गांव पर वक्फ का कब्जा। वक्फ बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन वक्फ बोर्ड अपने नक्शे कदम पर कायम है। ऐसे में सवाल यह है कि फिर इस कानून से बदला क्या? इस वक्त वक्फ कानून को लेकर देश भर में बवाल हो रहा है। एक तरह से ऐलाने जंग है, लड़ाई जारी रखने, किसी भी कुर्बानी तक की बातें कही जा रही है। हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में कई पिटीशंस लंबित हैं। बंगाल में वक्फ कानून को लेकर के हिंसा और फिर पलायन तक की खबरें सुर्खियों में हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के दावे बदस्तूर जारी हैं। अब तमिलनाडु से नई खबर सामने आई है, जहां एक पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। लोगों को घर बार छोड़कर जमीन खाली करने के लिए नोटिस तक भेजा जा रहा है और वक्फ बोर्ड के इस कदम से इस गांव के लगभग 150 परिवारों पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, पूरे गांव पर वक्फ का कब्जा। घरों पर वक्फ बोर्ड का दावा, पानी की टंकी पर वक्फ बोर्ड का दावा, सरकारी दफ्तर पर वक्फ बोर्ड का दावा, पूरे गांव की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा, 150 परिवारों के घरों पर वक्फ बोर्ड का दावा, 150 परिवारों की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा, 150 परिवारों को मिला गांव खाली करने का नोटिस। पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने दे दिया है नोटिस। तमिलनाडु में वक्फ जमीन विवाद से हड़कंप। जो आप देख रहे हैं और जो आप सुन रहे हैं, दोनों बातों पर आपको हैरानी हो रही हो। यह सब सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर कैसे पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड के कब्जे का दावा हो सकता है। लेकिन यह सच है, एक पूरे के पूरे गांव पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। लोगों को नोटिस भी दिया जा चुका है। हैरानी की बात यह कि इस गांव की ज्यादातर आबादी हिंदू है, लेकिन वक्फ बोर्ड की दादागिरी देखिए कि पूरे गांव की जमीन को अपनी जायदाद घोषित कर दी। I have given a notice to the village peoples who are residing there in our Waqf. It is because I am claiming because of I am having all the records which belongs to our Waqf. It shows that from the year 1954 itself, that is from the government of Tamil Nadu Gazette, it has been mentioned that the mentioned property that belongs to our Waqf. So, and also even from the Waqf board, they have given us a performer report. In that they have mentioned clearly that some of the properties that belongs to our Waqf, and that is why we are claiming that. अब आपको इस जगह का परिचय बताते हैं। ये गांव तमिलनाडु के वेल्लोर जिले का कट्टुकोलाई गांव है, जिसकी बड़ी आबादी हिंदू है। तमिलनाडु के कोट्टुकोलाई गांव के ग्रामीण उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें एक नोटिस मिला। इस नोटिस में उनके गांव की कृषि भूमि को वक्फ की संपत्ति बता दिया गया, जिससे इस गांव में रहने वाले 150 से भी ज्यादा लोगों में अब डर और भय का माहौल सताने लगा है। इन लोगों का कहना है कि सालों से ये लोग इसी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे थे, अचानक वक्फ की संपत्ति इसे बताया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को इन लोगों ने ज्ञापन देकर अपनी और जमीन की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर दी है। वेल्लोर में एक गांव के लोगों के पैरों तले उस वक्त जमीन खिसक गई जब उन्हें वक्फ बोर्ड की तरफ से एक नोटिस मिला। इस नोटिस के जरिए दावा किया गया कि उनका घर बोर्ड की संपत्ति। तमिलनाडु के वेल्लोर जिले के कट्टुकोलाई गांव के लोगों को एक नोटिस मिला। इस नोटिस में कहा गया था कि उनकी जमीन वक्फ की संपत्ति है। नोटिस मिलने के बाद लगभग 150 परिवार जिला कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि सैयद अली सुल्तान शाह ने यह नोटिस जारी किया था। नोटिस में कहा गया था कि कट्टुकोलाई गांव की जमीन एक स्थानीय दरगाह की। दरगाह मतलब मुस्लिम संत का मकबरा। नोटिस में गांव वालों से कहा गया कि वो तुरंत जमीन खाली कर दें।
अब वेल्लोर जिले के अनाई कट्टू तालुका के कट्टू कोलाई गांव में अफरा तफरी मची हुई। ग्रामीणों को एक नोटिस मिलने के बाद से करीब 150 परिवार परेशान, जो 4 पीढ़ियों से इस जमीन पर रहकर खेती किसानी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गांव वालों को मिले नोटिस में कहा गया है कि वो तुरंत जमीन खाली कर दें या फिर दरगाह को टैक्स देना शुरू कर दें। गांव वाले इस बात से हैरान थे। वो 4 पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। ये मामला थोड़ा पेचीदा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि उनके पास जमीन के पुराने कागजात, वहीं गांव वालों का कहना है कि उनके पास सरकार द्वारा जारी किए गए जमीन के कागजात। There were several instances of that nature all over the state and all over India also. That's why the government is bringing this act to protect the interest of the people and ownership of the poor people, and it is a kind of a reform act. So to avoid all this kind of a conflict of interest. So now the people who are bringing those incidents or the claim about the property, now the people would realize that what our Honorable Prime Minister Modi ji is bringing this back only for the welfare of the people. इस घटना से गांव वालों में डर का माहौल है। उन्हें डर है कि उन्हें अपनी जमीन से बेदखल कर दिया जाएगा, उनकी आय का एकमात्र साधन भी छिन जाएगा। हिंदू मुन्नानी नेता महेश गांव वालों को लेकर कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। कट्टू कोल्लई गांव के 150 से अधिक परिवारों को दरगाह ने नोटिस भेजा है। ये पूरी तरह अन्याय है। हमने प्रशासन से मांग की है कि लोगों को जमीन का पट्टा जारी किया जाए और ऐसी गतिविधियों की जांच हो। उनका यह भी कहना है कि पिछले 4 पीढ़ियों से ये ग्रामीण इसी जगह पर अपना घर बनाकर रहते थे और आजीविका के लिए तमाम तरह के काम यहीं से ही करते थे। इनके पास सरकार द्वारा जारी किए गए तमाम दस्तावेज भी मौजूद हैं। ऐसे में सरकार को इनके पक्के पट्टे फिर से जारी कर देना चाहिए ताकि वक्फ इस संपत्ति पर किसी तरह का कोई दावा फिर से न ठोक सके। यही नहीं, ये चाहते हैं कि इनकी भूमि की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन ले और इसी को लेकर ये लोग लगातार आवाज भी उठाते रहेंगे। ऐसी एक घटना पहले भी हुई थी। तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुचेंदुरई गांव में भी ऐसा ही हुआ था। वहां तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने लगभग 480 एकड़ जमीन पर अपना दावा किया। इसमें 1500 साल पुराना चोल वंश के समय का एक मंदिर भी शामिल था, लेकिन सरकार के हस्तक्षेप के बाद वहां स्थिति सामान्य हुई। कट्टू कोल्लई गांव के इन ग्रामीणों की उम्मीद अब प्रशासन पर टिकी है। देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है और क्या इन परिवारों को उनका हक मिल पाएगा या नहीं। गांव वालों को बताया गया है कि वो वक्फ बोर्ड से एनओसी लिए बिना अपनी जमीन नहीं बेच सकते। संवाददाता केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब सवाल ये कि जब कानून बन चुका है वक्फ पर, तो क्या ऐसे दावों पर रोक लगेगी और इनका किस तरीके से निस्तारण होगा। बहरहाल एक बार फिर आपको ये जरूर जानना चाहिए कि नए और पुराने बिल, इनमें अंतर क्या आया है। दरअसल इस नए कानून के पारित होने के बाद तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिखाते हैं। पुराना कानून सेक्शन 40 में रीजन टू बिलीव के तहत वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। नया कानून नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या फिर अन्य ऊपरी कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। यह सबसे बड़ी बात है जो चेंजेस आए हैं। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। नए कानून में कहा गया ऐसा कैसे? वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील बिल्कुल संभव है। पुराना कानून किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है, जबकि नया कानून कहता है जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो वो संपत्ति वक्फ की नहीं होगी, भले ही उस प्रॉपर्टी पर मस्जिद ही क्यों न बनी हो। चौथा, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती, जबकि नया कानून कहता है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति होगी।
और अब यही कानून बन चुका है। संसद में जब वक्फ बोर्ड पर बहस हुई तो सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि वक्फ के पास जितनी जमीन है और जितनी कमाई दिखाई जाती है वो साफ बताता है कि बड़े स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार होता है। और ऐसे में आज आपको हम ये दिखाते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है इस वक्त और वक्त के साथ इसमें कितनी तेजी से इजाफा हुआ। देखिए, कुल मिलाकर के 1950 से शुरुआत करते हैं। 52,000 एकड़ उस वक्त जमीन थी, फिर 2009 में 4 लाख एकड़ ये भूमि हो गई, 2014 में 6 लाख एकड़ और 10 साल के अंतराल में ये 9,40,000 एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के पास आ गई। अब बड़ी बात यह कि आय इससे कितनी होती है, तो देखिए यह भी आपको जानना चाहिए क्योंकि इसको लेकर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट गृह मंत्री ने सदन के भीतर रखा था। मार्च 2019 का एक आंकड़ा कहता है कि 151 करोड़ वक्फ की संपत्तियों से कमाई हुआ करती थी। इसके बाद मार्च 2024 देखिए, दरअसल ये घट गई, ये 126 करोड़ का आंकड़ा है जो यहां पर गलत लिखा है। 126 करोड़, 151 से 126 करोड़ 2024 में हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अपने भाषण में एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि लाखों करोड़ की जमीन और कमाई महज 126 करोड़ कैसे, जबकि इतनी ही लगभग जमीन के साथ रेलवे हजारों लोगों को नौकरी देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है, देश की जीडीपी में सहयोग करता है। और इसलिए जरूरी है कि वक्फ बोर्ड में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है इस कानून के जरिए उस पर लगाम लग पाए और अल्पसंख्यक समुदाय की भलाई के लिए उस पैसे का इस्तेमाल हो पाए। वक्फ बोर्ड और उससे जुड़े बिल को लेकर इस वक्त देश में जबरदस्त तरीके से सियासी हंगामा मचा है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सरकार के मंशा पर यह कहकर सवाल उठाया है कि क्या सरकार इस तरह दूसरे धर्मों में भी हस्तक्षेप करेगी। अगर हमारे यहाँ तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू एंडाउमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख एंडाउमेंट में तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मींस इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात यह है कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल नहीं है, ये हिंदू एंडाउमेंट को भी हासिल है, ये सिख एंडाउमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे हैं। बहरहाल इस वक्त देश भर में 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है जो वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। बिहार समेत देश के कई राज्यों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। जाहिर है मौजूदा मोदी सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन बिल के बाद देश भर में वक्फ बोर्ड की कार्यशैली में बदलाव आएगा और ये बदलाव किसके हित में होगा और किसके लिए नुकसानदायक होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ये सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण इसके आधार पर काम करते हुए आए हैं और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं। मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित की। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी खुलकर हिंदुत्व के पिच पर खड़ी नजर आ रही। योगी सरकार ने हिंदुत्व के एजेंडे पर आक्रामक तेवर अपना रखा है, जिसे लेकर बीजेपी के सहयोगी आरएलडी बेचैन नजर आ रही। बीजेपी के साथ वैचारिक तालमेल आरएलडी प्रमुख व मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी नहीं बिठा पा रहे। मुसलमानों के खिलाफ सरकार या फिर बीजेपी से उठने वाली आवाज के खिलाफ जयंत चौधरी अब वक्फ बिल पर साथ आकर खड़े हो गए। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक तपिश के बीच आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ लिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना हाथ मिला लिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों में आरएलडी को 2 लोकसभा सांसद के तौर पर बतौर जीत भी मिली। जयंत चौधरी मोदी सरकार में मंत्री भी बन गए, लेकिन एक तरफ बीजेपी के साथ रहते हुए भी जयंत चौधरी अपने मुस्लिम राजनीति को जोड़ कर रखना चाहते थे। लेकिन वक्फ बिल के समर्थन के बाद क्या मुसलमान वोटर जयंत चौधरी के साथ रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जयंत चौधरी की सियासी राजनीति कैसी होगी, इसका गणित समझ से भी परे है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड बिल पर पीएम नरेंद्र मोदी का साथ क्यों दिया, ये सवाल बहुत लोगों के समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम वोटर्स का भारी समर्थन मिलता रहा।
इसी आधार पर विपक्ष को लग रहा था कि वक्फ जैसे संवेदनशील मसले पर ये पीएम मोदी का साथ तो नहीं देंगे, लेकिन दोनों नेताओं ने सबको चौंकाते हुए न सिर्फ बीजेपी का साथ दिया, बल्कि वक्फ बिल के समर्थन में ऐसी ऐसी बातें कही जो विपक्ष को चुभने वाली थी। तो क्या मुस्लिम वोट खिसकने का डर खत्म हो गया या फिर कहानी कुछ और है? चंद्रबाबू नायडू साहब का ये कहना है कि हम हर समय मुसलमानों के साथ हैं, उनकी हर संवेदना के साथ हैं, उनके हर तरीके से साथ हैं। जिस प्रकार से जो भी प्रॉपर्टी उनकी है उनका पूरा हम संरक्षण करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी का उनको राइट्स दिलाएंगे। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू साहब ने ये भी कहा है कि आंध्र प्रदेश में पहले ही ये बिल पास कर चुके हैं कि जिस धर्म की जो भी संस्था चल रही है उसमें उसी धर्म के लोगों का ही रोल होगा, दूसरे लोगों का उसमें मान्य नहीं होगा। हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, किसी भी धर्म में दूसरे धर्म के लोगों की कमेटी में योग्य नहीं होंगे। आंध्र प्रदेश में ये 9% से अधिक है और यहां मुस्लिम वोट चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने शायद ये मान लिया है कि मुस्लिम वोटों का खिसकना अब उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना पहले माना जाता था। बिल से पहले ही नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के लिए स्कॉलरशिप और अन्य योजनाओं को बढ़ावा दिया है। शायद इसीलिए उनको लगता है कि वो कदम उनके मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखने में मदद करेंगे, भले ही वक्फ बिल पर उनका रुख विवादास्पद हो। संस्थागत गैर मौजूदगी मुस्लिम्स की आप इंश्योर कर रहे हैं। मैं आज इतिहास के इस कालखंड में हूं, माननीय लीडर ऑफ द हाउस है, हमारे साथी है यहाँ। 2 मिनट के बाद मेरी कही गई बात भी हिस्ट्री हो जाएगी, इतिहास बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं मोदी जी, डोंट हरी अप, डोंट हरी अप। इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पे कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पे कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए, तिजारत की नजर से मत देखिए, क्योंकि अगर वो नजर आपकी नजर में बदलाव नहीं आएगा तो माननीय उपसभापति महोदय, सब कुछ हमारा बिखर के रह जाएगा। एक तरफ वक्फ पर बीजेपी और सहयोगियों के लिए समर्थन पर सवाल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी तय है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता हुआ नजर आ रहा है तो वो बंगाल में ममता दीदी को। I will request my parliament members also. They are fighting for walk up today because the Jumla party is only one point program to divide the country, and they believe only divide and rule policy. What we don't. আমাদের কনস্টিটিউশন আমরা মানি, আগে কনস্টিটিউশনকে শ্রদ্ধা করো, তারপরে কারো অধিকার কেড়ো। अब वक्फ बिल पर किसका नफा होगा या फिर किसको नुकसान, ये तो वक्त बताएगा। अब वक्फ के तमिलनाडु में कब्जे के बाद एक बार फिर इस बोर्ड की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस गांव पर वक्फ ने दावा किया है, अब उस गांव के लोगों को जमीन बेचने के लिए तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लेनी होगी। यानी गांव के लोगों को भनक भी नहीं लगी और तमिलनाडु वक्फ बोर्ड इस पूरे गांव की जमीन का मालिक बन गया। तमिलनाडु की सरकार सोती रही और वक्फ बोर्ड ने इस गांव की जमीन, मंदिर सबको हड़प लिया। सब कुछ बोर्ड के नाम की जा चुकी है। गांव वाले ठीक उसी तरह से हैरान हैं जिस तरह से ये खबर सुनकर आप और हम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।